अब जिस देश की इकोनॉमी में पैसा नहीं है, जहां लोग इतने कम हैं, भारत की तरह नहीं है, वहां मुश्किल से 4-5 लाख लोग रहते थे। अब लोकल्स कहीं फ्लाई भी नहीं कर रहे थे, अपने ऊँटों पे चला करते थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नहीं था। बट टू हैव द विजन कि यहाँ हम एयरपोर्ट बनाएंगे और ग्लोबल ट्रैफिक के लिए हब क्रिएट करेंगे। क्यों? रिसर्च। जब उन्होंने राजा को रिसर्च प्रेजेंट की तो राजा ने कहा हमारे देश में एयरपोर्ट एयरलाइन मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस्तेमाल कौन करेगा? लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटिस्टिक पेश किया, ये कि दुबई का जो लोकेशन है वो दुनिया के कई देशों के 8 घंटे ट्रैवलिंग डिस्टेंस के अंदर है, सिर्फ 8 आवर्स। और ये 8 आवर्स की कनेक्टिविटी 5 बिलियन लोगों तक पहुंचती है। 5 बिलियन। भारत की पॉपुलेशन आज क्या है? 1.4 बिलियन। अब सोचिए 5 बिलियन तक की आपकी रीच है। अब इस पे वो दावा खेल रहे, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी एक थॉट आती है। मखदूम साहब ने, राजा ने कहा कि देखो मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है बहाने के लिए, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि मैं आपको स्टार्टअप करने के लिए सीड कैपिटल दूंगा केवल $10 मिलियन, जबकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रेवेन्यू रिजर्व्स पड़े थे। वो ये भी कह सकते थे लगाओ 1 बिलियन लगा लो, देखी जाएगी, सबसे बड़ी एयरलाइन हम क्रिएट करेंगे, ईगो भी कर सकते थे। बट उन्होंने शुरुआत की सिर्फ $10 मिलियन से और ये कहा स्पष्ट, अगर दोबारा मेरे पास आए, ये कहने के लिए सरकार 1-2 मिलियन और की जरूरत है, 5 मिलियन और की जरूरत है, तो सोचना भी मत, मेरे दरबार में एंट्री पर मत लेना। तो जिसने डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग ले लिया कि 10 मिलियन दे रहा हूं, गए तो गए, वापस नहीं आओगे, इसी में से पैसा क्रिएट करोगे, इसी में से ग्रोथ होगी। तो एक ऐसी एयरलाइन 10 मिलियन से बनी कैसे, जो आज की तारीख में 15-16 बिलियन डॉलर का धंधा करती है हर साल। कितना? 15 से 16 बिलियन डॉलर का धंधा। और शुरुआत कितने से की? $10 मिलियन की। दूसरी शर्त क्या थी राजा ने? शेख मखदूम ने ये कहा, देखो मेरी नाक नहीं कटनी, इट हैज टू बी अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एयरलाइन। दे रहे हैं सिर्फ 10 मिलियन, लेकिन दिमाग में क्या कीड़ा ठोक दिया सबके कि भैया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, दुबई का नाम खराब मत करना। सो दे वर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैच वेटिंग सिचुएशन। और ये मैं पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हम जहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे लिए इजी वे आउट हम सोचते हैं कि भाई पैसा है तो धंधा है। पैसों से धंधा नहीं होता है, धंधे से पैसा होता है। पैसों से धंधा, धंधे से, यस, धंधे से पैसा होता है, पैसों से धंधा नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो शायद ऑडियंस में किसी को पता हो। उन्होंने वेट लीजिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। वेट लीजिंग मतलब उन्होंने इमीडिएटली पहले कैपिटल तो था नहीं, $10 मिलियन थे केवल, तो $10 मिलियन के साथ क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट तो नहीं खरीद सकते। सो दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लीजिंग। कैपेक्स कर दिया मिनिमम, जेब से पहले पूंजी लागत लगाने की ताकत ही नहीं थी, तो उन्होंने किससे टाइप किया पता है? कौन सी एयरलाइन के साथ टाइप किया कि भाई हम आपके एयरक्राफ्ट को रेंट करेंगे, लीज करेंगे, और उस एयरक्राफ्ट से और आपके क्रू से हम चलाएंगे। यानी कि ना उनकी सैलरी काउंट हुई, ना उनकी एयरक्राफ्ट का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ बाहर से रेंटल मॉडल लिया है, विद क्रू, विद एक्सपर्टीज एंड विद एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA। आज एमिरेट्स कहां है और PIA पर। आप सोचिए PIA के एयरक्राफ्ट से शुरू करके उन्होंने एमिरेट्स क्रिएट किया। उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? PIA से शुरू करके कौन से सेक्टर्स में ब्रिलियंट बिजनेस निकल के आएगा, बढ़िया, कहां सेल अच्छी है और कहां सेल खराब है। अब उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़े खर्चे की जरूरत नहीं। एक बार सेक्टर में दौड़ाया, मजा नहीं आया, कैंसिल। जो सेक्टर्स पैसे दे रहे
जिस सेक्टर से उनको धंधा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसी पे फोकस किया, उसी पे कॉन्सेंट्रेट और उसी क्रू उन्हीं के एयरलाइंस के साथ में एक्सेलेंट एफिशिएंसी क्रिएट और इस तरह से एमिरेट्स ने अपना रेवेन्यू जनरेशन करना शुरू किया। जैसे रेवेन्यू आया, then they started leasing their own aircraft, world's best aircraft, A380 के fleet सबसे बड़ी दुनिया में उनके पास ही है। और there is some very interesting thing जो हम अपने धंधे में भी सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू बहुत। दूध पीता बच्चा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबके धंधे में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर की बात, रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल कितना सिक्योर है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में तब सिक्योर होगा, उसकी प्राइसिंग तब कंट्रोल में आएगी, हमारी सेल्स तब कंट्रोल में आएगी जब हमारी सप्लाई चेन सॉलिड है। हमारा रॉ मटेरियल अगर बहुत महंगा है, बहुत वेरिएबल है, बहुत ऊपर नीचे भाव जा रहा है, तो धंधे की प्राइसिंग कैसे करेंगे? कस्टमर्स के साथ हम एक रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? आज कस्टमर आया बोला 100 रुपए अभी, फिर आपने बोला रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया 150 रुपए, तो आप उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करोगे? तो उन्होंने फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड जिन्होंने ऑयल को लेकर, हालांकि ऑयल स्टेट है, यूएई की खुद की ऑयल है, उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में एक एग्रीमेंट किया, हेजिंग एग्रीमेंट। हेजिंग एग्रीमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा देखो भैया, कुछ भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कहीं वॉर होती है, कहीं इशू आ जाता है, कहीं झगड़े हो जाते हैं, तो ऑयल सीधा का सीधा भागता है। हेलो $30 का $80 हो जाए, $90 हो जाए, कोई पता नहीं। अभी वॉर हो रहा है, रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑयल कहां से कहां पहुंच गया। हेलो उस समय 80s में उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में अपना टाई अप कर लिया कि आज अगर $30 है, हम आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करते हैं 40 का, विल पे यू एक्स्ट्रा, विल पे यू प्रीमियम, बशर्ते अगर प्राइस ऊपर गया तो भी हम 40 ही देंगे। तो ऑयल कंपनीज के लिए बहुत अच्छी हेजिंग एग्रीमेंट में प्रीमियम मिल गया डे वन, और इन्होंने अपना लॉक कर लिया प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, बिकॉज एयरलाइंस के खर्चे में आज की तारीख में 30 to 35% तो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है। सो द ग्रेट लर्निंग कि उन्होंने किस तरह से उसको टाई अप कर दिया, और इसकी वजह से जब ऑयल शूट अप हुआ और बहुत सारी एयरलाइन लॉस में गई, एमिरेट्स वाज स्टिल प्रॉफिटेबल। हर साल प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने इस तरह से अचीव की। सेकंड क्या कॉस्ट आई उनकी? लेबर। अब एक एडवांटेज ये था कि देवर इन अ टैक्स फ्री जुरिसडिक्शन, तो हमें क्या सोचना है?